नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थी यात्रियों से सीएम धामी की अपील, फिजिकल फिटनेस के बाद ही करे यात्रा, व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास जारी। हल्द्वानी में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक में जुटे पदाधिकारी, पार्टी के आगामी एजेंडे पर हुई चर्चा। कल मुख्यमंत्री धामी समेत सांसद और विधायक होंगे मौजूद। उत्तराखंड में विश्व खाद्य योजना के तहत जल्द शुरू होगा फूड ग्रेन एटीएम, आसानी से मिल सकेगा अनाज, सरकार की मिली मंजूरी। और पर्वतारोहण अभियान दल को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 12 सदस्य का दल 20 दिन तक करेगा श्रीकंठ पर्वत पर चढ़ाई, पर्यावरण संरक्षण का देंगे संदेश। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में चारधाम यात्रा जारी है और लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं और सुविधाओं पर सीएम धामी ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ के बावजूद सरकार हर सुविधा देने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन लोगों से सीएम धामी ने अपील की है कि बिना चिकित्सकों की सलाह के यात्रा पर न आए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकरण में टोकन व्यवस्था लागू होने से भीड़ पर काबू पाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और यात्रा मार्ग पर किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए भी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। चारधाम को लेकर रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को अभी हमने लागू किया है और एक हमने इसमें कमेटी बनाई हुई है, ज्वाइंट कमेटी, जिसमें पर्यटन विभाग है, हमारा संस्कृति विभाग है, पुलिस विभाग है, हमारा नागरिक उड्डयन है, स्वास्थ्य विभाग है और एसडीआरएफ के लोग हैं। सब मिलाकर ज्वाइंट रूप से इसको लगातार इसकी समीक्षा करेंगे और जो घटना हुई है उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं, उस पर देखा जा रहा है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उस पर सख्ती से काम कर रहे हैं। हमारा पहले से दिन से ये है कि सभी यात्री सुरक्षित आए और सुरक्षित वापस जाएं। ऋषिकेश में तीर्थ यात्रियों की व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के दौरान जानकारी मिली कि यात्रियों को चारधाम यात्रा का टोकन मिलने के बावजूद भी उन्हें रोका जा रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी ने परिवहन अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आरटीओ को निर्देश दिए कि जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन्हें रवाना कर दिया जाए। 4-5 दिन पहले मैंने आया था और तब तक हम लोगों ने टोकन सिस्टम शुरू कर दिया था और आज टोकन सिस्टम का असर यहाँ पे दिख भी रहा है और काफ़ी भीड़ यहाँ पे कम भी हो गई है। और जो सूचना मिली है उसके अनुसार लगभग 4700 यात्रियों को कल निकाल दिया गया है और अभी तक लगभग 3500 यात्रियों को निकाल दिया गया है और सब लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर रवाना हो चुके हैं। सिस्टम का मैंने जायज़ा लिया, काफ़ी भीड़ बहुत कम है और यात्रियों से भी इंटरेक्ट किया, यात्री भी खुश हैं। हल्द्वानी में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में आगामी कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही आगामी रणनीति पर चर्चा भी हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश कार्य समिति में कई राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिसमें प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया जाएगा। 2 दिन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज प्रारंभ हुई है। इस बैठक में हम प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अपने पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, अगले कुछ महीनों के कार्यक्रम तय करेंगे। इस बैठक में हम प्रदेश की जनता को धन्यवाद भी देंगे जिन्होंने एक प्रचंड बहुमत दिया है। इस बैठक में हम राजनीतिक प्रस्ताव भी लाएंगे। तो इस बैठक में हम 8 साल नरेंद्र मोदी सरकार के जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं, उसको भी हम चर्चा में लाएंगे।
उत्तराखंड खाद्य विभाग जल्द ही एक नई योजना शुरू करने जा रहा है। विश्व खाद्य योजना के तहत राज्य में फूड ग्रेन एटीएम शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जिस तरह से आम आदमी एटीएम मशीन से अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकालते हैं, वो उसी तर्ज पर उत्तराखंड में आम जनता अनाज भी ले सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान में फूड ग्रेन एटीएम की योजना सिर्फ उड़ीसा और हरियाणा राज्य में है, जिसके बाद अब उत्तराखंड देश का ऐसा करने वाला तीसरा राज्य हो जाएगा। खाद्य विभाग एक कोशिश करने जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कि हम कुछ ऐसे क्षेत्रों का चयन करते हुए जिस प्रकार से एटीएम कार्ड डालने से हमारे एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉल होते हैं, ठीक उसी तर्ज पे जो है राशन का भी या खाद्यान्न का भी एक एटीएम कार्ड बनेगा और उस कार्ड को डालने से उसको जो राशन है उसी अपने एटीएम मशीन के माध्यम से उसे प्राप्त होगा। इससे एक तो हमें ये लाभ मिलेगा कि व्यक्ति कहीं पे भी अपना राशन जो है वो उठा सकता है, कहीं से भी अपना राशन ले सकता है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने श्रीखंड पर्वतारोहण अभियान दल के सदस्यों को देहरादून कैंप कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पर्वतारोहण अभियान का उद्देश्य है पौधारोपण, पॉलीथीन के उपयोग से बचने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। इस अभियान से युवाओं को गाइड जैसे कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की भी जानकारी मिलेगी। दल अगले 20 दिनों तक उत्तरकाशी के श्रीखंड पर्वत पर चढ़ाई करेगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस पर्वतारोहण अभियान दल में गढ़वाल क्षेत्र के 12 युवक युवतियां प्रतिभाग कर रहे हैं। इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के नेतृत्व में आज 12 युवक युवतियां का जो दल है 20 दिन के लिए नीलकंठ पर्वतारोहण अभियान के लिए रवाना हो रहा है। मैं दल के सभी सदस्यों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस पर्वतारोहण अभियान में जो युवा हैं उनको सीधा लाभ मिलेगा। प्रतिभागी युवक युवतियों उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर की दूरी पर वाहन के माध्यम से जाएंगे। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून सचिवालय में शहरी विकास विभाग की बैठक ली, जिसमें विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में खास तौर पर चारधाम यात्रा के मार्गों पर साफ सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई, जिसमें चारधाम यात्रा के जिलों में निकाय और निगम के अधिकारियों के साथ वर्चुअली जुड़कर साफ सफाई व्यवस्था की जानकारी भी जुटाई गई। इसके साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए सभी नालों की साफ सफाई 15 जून तक पूरी कर ली जाए। MNS से ईओ से मेरी बातचीत हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ आने वाला मानसून सीजन हमारे सामने है कि बरसात के दिनों में जो नाले हैं, नाले चौक होने के बाद पानी और गंदा पानी सड़कों पे आता है, उसको लेके आज हमने बातचीत की है और हमने कहा है कि 15 जून तक हमारे जितने भी नाले हैं संबंधित निकाय के उसकी साफ़ सफाई करें, ताकि पानी जब बरसे तो हमारा पानी चौक नहीं होना चाहिए। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड ने ईट राइट इंडियन मूवमेंट पर आधारित संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में ईट राइट इंडियन मूवमेंट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए स्वास्थ्य और सुरक्षित आहार के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर सरोज नेथानी ने बताया कि देश का युवा वर्ग जंक फूड की तरफ आकर्षित हो रहा है, जिससे कई गंभीर बीमारियां भी हो रही है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने एक कैंपेन ईट राइट इंडिया मूवमेंट कैंपेन की शुरुआत की है। तो भारत सरकार का एक मंत्र है कि आज से थोड़ा कम, चीनी कम, नमक कम, तेल कम। तो ये एक नॉर्मली लोगों को ये पता नहीं होता है और वो जो सामने दिखता है खाते हैं। खासकर जो युवा वर्ग है, भूख लगती है कुछ भी खा लेते हैं। तो ये एक मतलब हम लोग की कोशिश है, मैंडेट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, पर कोशिश है कि लोगों को अवेयर करें कि सही भोजन खाएं, सही समय पे खाएं और हेल्थ एंड वेलनेस कॉन्सेप्ट से अपने जीवन शैली को अच्छा बनाते हुए स्वस्थ। इसमें जो है जो खान पान से संबंधित जो भी फूड बॉर्न डिजीज़ है उसको हम मतलब कैसे रोकथाम करें, इसको लेके एक वर्कशॉप आयोजित करी है। और इसके साथ साथ हमने आज देहरादून शहर के अंतर्गत
जितने भी होटल्स है और जो डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है, मैन्युफैक्चर है, वो सब अपने उस पर ही आज वो फूड सेफ्टी डे को मना रहे हैं और लोगों को उस पे बारे में, हेल्थ के बारे में जागरूक कर रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आ चुके हैं और परीक्षाओं में टॉपर छात्रों के परिजन और उनके परिचित उनको बधाई भी दे रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं की इंटरमीडिएट में नैनीताल का नाम रोशन करने वाली साक्षी कार्की ने प्रदेश भर में 22वीं रैंक हासिल की है, तो हल्दू चौड़ निवासी शिवांग मेलकानी ने हाई स्कूल की परीक्षा में नैनीताल में टॉप किया है। जहां छात्र बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने के बाद अपने भविष्य को लेकर सपने बुन रहे हैं, तो वहीं उनके परिजनों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। मेरा नाम शिवांग मिल्कानी है और मैं खष्टी देवी इंटर कॉलेज में पढ़ता हूं और मैंने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में टॉप 1 रैंक हासिल करी है। मेरे 10th बोर्ड में 95.4% आए हुए हैं और इसके लिए मैं सभी अपने शिक्षकों को, मेरे माता पिता को और मेरी आमा को धन्यवाद कहता हूँ। मेरा नाम साक्षी कार्की है, मैं आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ और सबसे पहले मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने बिना कोचिंग के ये मुकाम हासिल किया है। मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। वहीं लोहाघाट में लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए आयोजित तहसील दिवस में एक भी फरियादी नहीं पहुंचा है। अधिकारी फरियादियों के इंतजार में बैठे रहे मगर एक भी फरियादी नहीं पहुंचा। लोहाघाट के तहसीलदार विजय गोस्वामी ने बताया कि आज लोगों के पास अपनी समस्याओं को सरकार और अधिकारियों के पास पहुंचाने के लिए उनके पास कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। इस वजह से तहसील दिवस में फरियादी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तहसील दिवस का आयोजन किया गया और लगभग शिक्षा विभाग, PWD, ब्लॉक, समाज कल्याण और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे तहसील दिवस पर। मगर कोई फरियादी 11 बजे से 12 बजे के समय तक नहीं आया है, जिस कारण अधिकारी कर्मचारी अपने अपने कार्यों की ओर लौट गए। वर्तमान में कई कारण हैं। किसी भी फरियादी के लिए कई गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए कितने पोर्टल हैं, वो सीधे अपनी शिकायत CM पोर्टल में दर्ज कर सकता है अगर उसको कोई समस्या है। उदय लक्सर में भी तहसील दिवस के मौके पर कुल 27 शिकायतें दर्ज की गई। इसमें से 5 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। तहसील दिवस में ग्रामीण योगेंद्र कुमार ने लक्सर खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर अभद्र व्यवहार और डराने धमकाने का भी आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने SDM को शपथ पत्र देकर जांच की भी मांग की है। वहीं SDM ने कहा कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया जिसमें मुझे SC जो हमारे यहाँ राशन डीलर है वो SC का मुझे उससे भी खतरा है कि कभी वो मेरे खिलाफ SC एक्ट का मुकदमा कोई दर्ज कराना चाहता है और मैडम से मुझे पूर्ण रूप से खतरा कि वो भी मेरे खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दर्ज कराएगी। इसलिए मैंने एफिडेविट के साथ में, एक शपथ पत्र के साथ में मैं SDM साहब को आज ज्ञापन दिया और मैं चाहता हूँ कि उसकी खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए और मेरा जो शिकायत है उसकी पूर्ण रूप से सही करके जाँच की जाए। अगर मेरा तथ्य गलत हो, अगर मेरे तथ्य गलत पाए जाते हैं तो मेरे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। निश्चित रूप से जो अधिकारी तहसील दिवस पर उपस्थित नहीं है उनके खिलाफ इस बार वेतन रोकने के लिए जिला अधिकारी महोदय को लिखा जाएगा। मैं 2 शिकायतें उनके खिलाफ मुझे प्राप्त हुई हैं इस तहसील दिवस में और जिला पूर्ति अधिकारी को और जिला अधिकारी महोदय के संबंध में अवगत कराया जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो उस लेवल पर की जाएगी। लालकुआ में लोगों को रोजगार देने वाली सेंचुरी पेपर पल्प एंड पेपर मिल में स्थानीय श्रमिक ठेका तंगहाली और बदहाली की मार झेल रहा है। आलम यह है कि ठेका श्रमिक अब खुदकुशी करने की भी बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ठेका श्रमिकों ने तहसील पहुंचकर SDM को ज्ञापन सौंपा और 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए मांग की है कि मिल प्रबंधन ने अगर उनको परमानेंट करने का कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांग यह है, जिस पद पे हम वहाँ पे कार्यरत हैं 8 से 10 वर्ष से और उन्हीं पदों पे कंपनी भर्ती बाहर से या अंदर से ले रही है और हमारा हर बार उस भर्ती से वंचित करा जा रहा है। हमको आज हमने आत्मदाह की चेतावनी तो दी थी लेकिन हमने फिर उसको डिले कर दिया है। हमने आज तहसीलदार साहब को एक अपना ज्ञापन दिया, उप जिलाधिकारी जी को भी, और उनसे हमने अपनी बात रखी है। अगर हमारे बारे में नहीं सोचा गया तो हम आगे को आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे।
सेंचुरी पेपर मिल के ठेका श्रमिकों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने जो नियुक्तियाँ अभी वर्तमान में सेंचुरी पेपर मिल द्वारा की जा रही हैं उसमें स्वयं को वरीयता देने के लिए एक ज्ञापन दिया है कि हम लोगों को ज़्यादा वरीयता दी जाए, क्योंकि हम 10-12 वर्ष से वहाँ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने उपजिलाधिकारी महोदय के नाम पे ये ज्ञापन दिया है। आज हमें ज्ञापन सौंपा है, हम इसको उपजिलाधिकारी महोदय को संज्ञानार्थ भेज देंगे। वहीं उत्तरकाशी बस हादसे की खबर के बाद से ही पहाड़ों से लगातार कई हादसों की और भी खबर सामने आ रही है। पिथौरागढ़ में गुड़ना के पास पिकअप पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 5 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 2 लोगों को मामूली चोटें आने पर उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। पिकअप में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि पुराने कपड़े से कंबल बनाने का ये लोग कारोबार करते हैं और इसी सिलसिले में धारचूला जा रहे थे। रुड़की के गणेशपुर में भूमाफिया पत्रकार के परिवार पर हमला कर जमीन पर कब्जा जमाने की फिराक में एक मामला सामने आया है, जिसको लेकर जमीन के मालिकों ने कहा कि भूमाफियाओं ने जमीन के मालिक और पत्रकार पर जानलेवा हमला किया है। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि जमीन पर तोड़फोड़ भी किए जाने को लेकर पुलिस में तहरीर दी गई है, प्रशासन से कार्यवाही की बात की जा रही है। और हमारे दादाओं ने बहुत टाइम पहले 1937 के में उनसे रजिस्ट्री ली थी और हमने खरीदी थी उस समय, हमारे दादाजी ने। अब हो क्या रहा है कि जो वहाँ के पार्षद थे गणेशपुर के कुलदीप तोमर, वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। और उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले अपने कुछ आदमियों को भेजकर वहाँ पर जो है मारपीट करी, और जो हमारे ज़मीन पे कार्य चल रहा था और उसको जो है उन्होंने तोड़फोड़ किया और उनको चोटें पहुंचाई। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जून महीने की शुरुआत के साथ प्रदेश में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने भी प्रदेश में 10 जून तक के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी अभी गर्मी से जूझना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रदेश अपनी ठंडी वादियों से जाना जाता है वो क्यों तप रहा है। आइए हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ठंडी वादी, शांत माहौल के बीच कुदरत की नेमतों को खुद में समेटे हुए उत्तराखंड इन दिनों मैदानी इलाकों के मुकाबले तप रहा है। राजधानी देहरादून में ही 40 के पार तापमान पहुंच गया है। गर्मी के सितम से बचने के लिए लोग दिन के वक्त कम ही बाहर दिखाई दे रहे हैं। शाम के वक्त सूरज ढलने के बाद भी तापमान में गिरावट दर्ज नहीं हो रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए सनग्लास, स्कार्फ, छाते के साथ ही आइसक्रीम का भी सहारा ले रहे हैं, जो कुछ पल के लिए उन्हें ठंडक का एहसास कराती है। लेकिन दोपहर में चल रही गर्म लू के थपेड़े ठंडक के उस एहसास को पल भर में खत्म कर देती है। जून के शुरुआती दिनों में बढ़ती गर्मी 10 जून तक सताने वाली है। प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने 10 जून तक के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विज्ञान की तरफ से ये दूसरी बार है जब प्रदेश में बढ़ती गर्मी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इससे पहले मौसम विभाग ने मई के महीने में येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन उस समय तापमान 40 के पार नहीं पहुंचा था। लेकिन इस वक्त राजधानी देहरादून में ही तापमान में भारी इजाफा देखा गया है, जो कि चिंता का भी विषय है और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रकृति का संदेश भी। प्रदेश में बढ़ती गाड़ियों के साथ प्रदूषण में भी इजाफा हो रहा है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बढ़ते तापमान की वजह माना जा रहा है। वहीं कई हेक्टेयर वन संपदा विकास कार्यों की भेंट चढ़ गए। मई महीने में प्रदेश में कई हेक्टेयर वन संपदा भी जलकर खाक में तब्दील हो गए और कई पेड़ विकास के नाम पर अब भी लगातार काटे जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार पिघल रहे हैं, जिससे पहाड़ों में भी संकट मंडराने लगा है। इसलिए जरूरत है कि सभी लोग किसी एक दिन नहीं, हर दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आएं और दूसरों को भी जागरूक करें। अगर आज नहीं जागे तो कल उत्तराखंड को मिला प्रकृति का उपहार खो बैठेंगे।
जल जीवन मिशन योजना के तहत जहां देश भर में हर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की रफ्तार सुस्त दिखाई दे रही है। आखिर क्यों, उसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। जल जीवन मिशन को लेकर भारत के कई राज्य अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड जल जीवन के कामों में अभी भी कई दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। उत्तराखंड के पिछड़ने का असल कारण उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला बने हैं। दरअसल इन दोनों जिलों में हर घर जल पहुंचने का काम काफी सुस्त रफ्तार से चल रहा है। इस योजना के तहत हरिद्वार में 39.40% और उधम सिंह नगर में 43.59% ही काम हुआ है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल सप्लाई सिस्टम, हैंडपंप और निजी ट्यूबवेल पर निर्भर है, जहां जल संस्थान और जल निगम की योजनाएं बेहद कम है। लेकिन अब जल जीवन मिशन में यहां नए ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक बनाने के साथ नई लाइनें बिछाने का काम चल रहा है और अब तक 61.83% घरों में ही पानी के कनेक्शन पहुंच पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पहलू ये भी है कि देहरादून, बागेश्वर और चमोली का रिकॉर्ड काफी बेहतर देखने को मिला है, जिसमें हर घर जल और नल देने के मामले में देहरादून जिले की बात करें तो 94.89% यहाँ काम हुए हैं, जबकि चमोली जिले में 90.02% घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो वर्तमान में जो हमारी स्थिति है वो 43.7% लगभग है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो पहले हैंडपंप बेस और ट्यूबवेल बेस और निजी ट्यूबवेल बेस योजनाएं थी, लोगों की अपनी थी व्यवस्था, क्योंकि अब हमें प्रत्येक घर को हाउस होल्ड कनेक्शन के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, इसलिए सरकार जो है उनको इसको पूरा करने के लिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति उपलब्ध हो, मानकों के अनुरूप एक गुणवत्ता और क्वालिटी में और क्वांटिटी में उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयासरत है। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2030 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र पंत का कहना है कि उत्तराखंड में 2019 के आधार पर देखा जाए तो अब तक जल जीवन मिशन काफी बेहतर हालातों में है। ये कार्य एक मिशन मोड में हो रहा है और समस्त गांवों को, समस्त जिलों को, समस्त गांवों को, समस्त परिवारों को एक मिशन मोड में हमें ये लाभ पहुंचाना है। तो इसलिए इसमें प्रगति जो है वो प्रगति में अभी समय लग रहा है, लेकिन हमें इसको दिसंबर 2023 तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे मैदानी क्षेत्रों में। और अगर आप प्रगति का प्रतिशत देखें तो प्रगति का प्रतिशत 40 लगभग 35% और से 40% तक हम लाए हैं, जो कि अन्य राज्यों के अगर आप जिलों से प्रतिशत में वृद्धि देखेंगे तो उस हिसाब से जो है काफी हमारी अच्छी प्रगति है। बहरहाल उत्तराखंड के अंदर जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर जल और नल कब तक पहुंचेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ जिलों की तस्वीर बेहतर है तो कई जिले इस प्रोजेक्ट में काफी पिछड़ रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि मैदानी इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे सुस्त कामों पर प्रशासन और सिस्टम कब जागता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। अब भूमाफियाओं की खैर नहीं। राजधानी देहरादून में अब जिला प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, जिनसे जमीनें तो खाली कराई जाएगी, इसके साथ ही उन पर कार्रवाई भी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य गठन के बाद से ही बाहरी राज्यों से आए भूमाफिया, यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने भी प्रदेश की सरकारी जमीनों के साथ वन विभाग की जमीनों पर कब्जा किया है और बड़े बड़े घर और निर्माण कर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे भी कर डाले। और इस पूरे खेल में सरकारी नुमाइंदों को भी शामिल किया गया, जिससे भूमाफियाओं का काम और भी आसान हो गया। लेकिन अब भूमाफियाओं को लेकर देहरादून जिला प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है, जिसके चलते उन भूमाफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने जमीनें कब्जा रखी है। राजधानी के मंसूरी विधानसभा के गलजलवाड़ी क्षेत्र में भी ग्राम समाज की जमीनों के साथ ही वन विभाग की जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। इसके साथ ही राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इन भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, जिन पर अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। एसडीएम सदर की अगुवाई में एक टीम का गठन कर दिया गया है, जो ऐसे लोगों को जिन्होंने जमीनें कब्जा कर अतिक्रमण किया है उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।
नोटिस मिलने के बाद अगर जमीनें खाली नहीं होती तो उन पर अब कानूनी कार्यवाही होगी। देखिए, बीते दिनों काफ़ी कंप्लेंट्स भी आए थे सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण के संबंध में, तो इसमें प्रशासन काफ़ी गंभीर है और यहाँ पे एसडीएम सदर के अगुवाई में एक टीम का भी गठन किया गया था और ये जितने भी अवैध खोखे हैं और कुछ जगहों पे मैगी पॉइंट्स भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं टूवर्ड्स मसूरी और थानों वाले स्ट्रेच में भी और मालदेवता वाले स्ट्रेच में भी कुछ अवैध स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं। उन सबको जो है नोटिस दिया गया पीपी एक्ट में और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं तुरंत हम पत्तार से कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग भी अब अपनी जमीनों को लेकर सतर्क हो गया है। प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने बताया कि वन विभाग की जमीनों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रमुख वन संरक्षक ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी वन विभाग की जमीन पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे स्पष्ट निर्देश है और पूरे वन विभाग का ये प्रयास है कि कोई भी वन भूमि पे कब्जा की कोई भी शिकायत आती है तुरंत उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है और अगर कहीं पे डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो उस पर राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सर्वे सीमांकन करवाने के बाद जो स्थिति सामने आती है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं और हमारा पूरा वन विभाग इस चीज़ के लिए बहुत ही सजग है कि वन विभाग की किसी भूमि पे किसी तरह का अतिक्रमण ना हो। जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इनकी चेतावनी को भूमाफिया और अतिक्रमणकारी किस तरह से लेते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाले इन विभागों के अधिकारी ही निकलते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थी यात्रियों से सीएम धामी की अपील, फिजिकल फिटनेस के बाद ही करे यात्रा, व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास जारी। हल्द्वानी में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक में जुटे पदाधिकारी, पार्टी के आगामी एजेंडे पर हुई चर्चा। कल मुख्यमंत्री धामी समेत सांसद और विधायक होंगे मौजूद। उत्तराखंड में विश्व खाद्य योजना के तहत जल्द शुरू होगा फूड ग्रेन एटीएम, आसानी से मिल सकेगा अनाज, सरकार की मिली मंजूरी। और पर्वतारोहण अभियान दल को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 12 सदस्यों का दल 20 दिन तक करेगा श्रीकंठ पर्वत पर चढ़ाई, पर्यावरण संरक्षण का देंगे संदेश।